बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है, जो पास्ट पेपर्स के हैं। इससे पहले हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था मुस्लिम पर्सनल लॉ का, मुस्लिम लॉ का, ठीक है, एलएलबी पार्ट 4 का। तो उसमें हमने सारे पास्ट पेपर्स जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से हम हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या हर एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पाकिस्तान का, तो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम इन राइट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है क्या? फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो हर एक इंसान, हर एक सिटीजन ऑफ द स्टेट के बुनियादी हुकूक होते हैं, ठीक है। उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट उस बंदे के, उस सिटीजन के उस जगह पर रहने के लिए बेइंतहाई अहम होते हैं, उसके बगैर वो रह नहीं सकता, उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में, उसमें आर्टिकल 8 से लेके 28 तक फंडामेंटल राइट डिस्कस है, ठीक है। जो बेसिक राइट्स हैं वो डिस्कस है। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, ठीक है, अगर उसके खिलाफ कोई लॉ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है, तो वो लॉ नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है फंडामेंटल राइट्स अब उनके अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट का, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है वो रिकॉग्नाइज करता है फंडामेंटल राइट्स को अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद हम डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो चले देखते हैं। चले तो डिफाइन करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, ठीक है, जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और लिस्टेड हो इन द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट में इसका मतलब लिस्टेड हो, ठीक है। क्यों लिस्टेड हो? टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट वायलेशन, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये राइट्स है, बेसिक राइट्स है, ठीक है, अगर इसकी वॉयलेशन, अगर इसके खिलाफ कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, कोई भी लॉ, ऐसा लॉ बन जाता है जो कॉन्ट्रडिक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को, वो लॉ नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की। तो चले आगे डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। अभी हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, जो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो आर्टिकल या फंडामेंटल राइट आ जाता है वो है आर्टिकल 9 से, ठीक है। आर्टिकल 8 में सिंपली ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ कॉन्ट्रडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 9 से बेसिकली फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो है सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9। इस आर्टिकल के मुताबिक कि किसी बंदे से उसकी लिबर्टी नहीं छीनी जाएगी, आज़ादी नहीं छीनी जाएगी, और उसकी लाइफ नहीं छीनी जाएगी, उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। सेकंड फंडामेंटल राइट आ जाता है कि सेफगार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई बंदा अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको कस्टडी में रखा जाता है, तो उसके लिए ये है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। जब वो अरेस्ट होता है उसके दौरान, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फंडामेंटल राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट ऑफ अ फेयर ट्रायल, ठीक है। फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 कहता है, 10 ए कहता है कि अगर जब एक बंदा, ठीक है, एंटाइटल हो जाए, मतलब हर एक बंदा, ठीक है, हर एक पर्सन वो एंटाइटल होता है फेयर ट्रायल के लिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। उसमें मतलब ड्यू प्रोसेस होना चाहिए या कानून का। अंडर द लॉ एवरीवन इज चार्ज्ड विद द क्रिमिनल ऑफेंस इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। अगर एक बंदे पे क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट में हमारे पास आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ये है कि कोई कोई भी स्लेवरी है, ठीक है, तो वो फॉरबिडन है इन ऑल फॉर्म्स, हर तरीके से, हर फॉर्म में
वो फॉरबिडन है, मना है, फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और चाइल्ड जो है, वो बच्चे जो हैं अंडर द 14 ऑफ एज, 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मना है कि वो किसी भी फैक्ट्री में या माइन में एंगेज रहें, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं ओल्ड पनिशमेंट को। आर्टिकल 12 कहता है कि कोई लॉ ऑथराइज ही नहीं है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को पनिश करे, किसी पर्सन को फॉर एन एक्ट, किसी एक्ट के लिए या किसी काम कर न करने के लिए, ठीक है, या किसी काम को करने के लिए, दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ एक्ट और ओमिशन, और वो उस टाइम पे ऑफेंस नहीं होता जब वो काम करता है या वो काम से मना करता है, ठीक है। लेट सपोज के एक एग्जांपल है, ठीक है, लेट सपोज के मैं 2020 में शराब जुर्म नहीं था पीना, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मैं शराब पी लेता हूँ, ठीक है, सही है, और 2021 में, ठीक है, एक लॉ पास हो जाता है, एग्जाम्पल है, एक लॉ पास हो जाता है कि आज के बाद ये जो शराब होगी वो इलीगल होगी, ठीक है। तो वो वाली 2021 की जो ये पनिशमेंट है, वो जो इलीगल ऑफेंस, वो शराब की जो ऑफेंस होगा, ठीक है, वो मेरे पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पनिशमेंट के लिए वो मेरे पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। फिर नेक्स्ट अब आ जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 कहता है कि नो लॉ अथराइज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। कोई भी लॉ अथराइज नहीं है कि वो एक पर्सन को, ठीक है, एक बंदे को एक ऑफेंस के लिए मोर देन वंस दफा पनिश करे, ठीक है, एक से ज्यादा दफा पनिश करे एक किसी भी ऑफेंस के लिए, ठीक है। और वो इसमें एक और पॉइंट भी कहता है कि जो ऑफेंडर है, ठीक है, विल नॉट बी कंपेल्ड, एक ऑफेंडर को कंपेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि वो विटनेस टू गिव अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने खिलाफ ही विटनेस बन जाए, ठीक है। उसको जिस तरह आजकल का कानून, जो पुलिस वाले देखे तो वो बंदों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और उनसे कहलवाते हैं कि जुर्म हमने किया, ठीक है। तो ये आर्टिकल आर्टिकल 13 की वायलेशन में आ जाता है, अगर पुलिस वाले ये करते हैं, ठीक है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आर्टिकल 14 में है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इस आर्टिकल 14 में दो क्लॉजेज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डिग्निटी ऑफ अ मैन, ठीक है, और दूसरा प्राइवेसी ऑफ होम, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा, ये इनवॉइडेबल है, ठीक है। किसी भी पर्सन का जो डिग्निटी है, अगर इसकी वायलेशन की जाएगी, ये वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, उनकी प्राइवेसी ऑफ होम जो है उनकी भी बेहुरमती नहीं की जाएगी, ठीक है। सेकंड क्लॉज में ये कहता है कि कोई भी बंदा, उसको सब्जेक्ट टू टॉर्चर, उसको टॉर्चर करके उससे एविडेंस नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। उसकी जो, मतलब उसके साथ ज्यादती एक किस्म की नहीं कर सकते, ताकि मार कुटाई नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह से कि उससे एविडेंस निकाले, ये वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 15 कहता है कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दी है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, ठीक है। फ्रीडम, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से ये है कि एक बंदा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रह सकता है, उसमें जा सकता है, उसको आज़ादी है, ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल राइट है, गारंटी है एवरी सिटीजन, ठीक है, जो भी सिटीजन है स्टेट का, उसकी आज़ादी है, ठीक है, उसके बेसिक राइट है कि वो किसी भी जगह पाकिस्तान में जा सकता है, उधर रह सकता है, ठीक है, दिन गुजार सकता है, ठीक है। मगर इसमें विच कैन बी ओनली बी abridged or denied if the law impose any reasonable restrictions for the public interest। अगर उस पे वो लगा रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, कि जब तक वो जब अगर वो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का वो आ जाता है तो फिर इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का पाकिस्तान का कहता है कि एवरी सिटीजन, हर एक शहरी, उस उनका राइट है कि वो पीसफुल असेंबली बनाए विदाउट वेपन्स, ठीक है, वेपन्स नहीं होने चाहिए, और अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पे भी लग सकते हैं फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल 17 हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के मुताबिक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इस आर्टिकल के मुताबिक कि कोई भी बंदा, ठीक है, उसके पास राइट है, एवरी सिटीजन उनके पास राइट है कि वो एसोसिएशन बनाए, यूनियन बनाए, बट द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन शुड बी विद इन द लिमिट्स। ठीक है, जो उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए वो लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारे पास आजकल की यूनियंस है, ठीक है, जो ट्रेड यूनियंस है, लेबर यूनियंस है, ठीक है, मगर उनकी लिमिट से वो बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आ जाता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है कि हर एक बंदे को आज़ादी है कि वो अडॉप्ट करे लॉफुल प्रोफेशन, वो इस्टेब्लिश करे लॉफुल बिजनेस, ठीक है, और लॉफुल ट्रेड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस आर्टिकल के मुताबिक हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है, मतलब मगर इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक और स्टेट। ठीक है, आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है, आप अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 19 ए, सब क्लॉज ए। ठीक है, इस आर्टिकल के मुताबिक इसके हर बंदे को राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन के इन ऑल मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट एन इशू। ठीक है, इसका ये मतलब मिसाल ले ले कि एफआईआर की कॉपी है, ठीक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उस डॉक्यूमेंट को हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हम उन पब्लिक इशू के मतलब इम्पोर्टेंस की लिए वो हम ले सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल राइट में आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 20 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक हर एक शहरी को ये राइट है कि वो प्रमोट करे, प्रैक्टिस करे और स्प्रेड करे अपने रिलीजन को। ठीक है, अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, ठीक है, और स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 21 में आ जाता है सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस। ठीक है, इसमें यह कहता है कि कोई भी बंदा कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो पे करे एनी स्पेशल टैक्सेस, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। ठीक है, तो इसमें उसके अलावा उसके अपने जाति, जिस तरह मिसाल ले लें कि एक बंदा है, ठीक है, हिंदू को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स पे करे फॉर द प्रमोशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 22 में, इसमें कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, सेफगार्ड उसकी हिफाजत के लिए एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज अ राइट टू एजुकेट इट्स फॉलोअर्स एंड हैज अ राइट टू एस्टेब्लिश इट्स ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल में, इस फंडामेंटल राइट में ये कहता है कि हर एक शहरी को, ठीक है, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को ये राइट हासिल है कि वो अपने फॉलोअर्स को एजुकेट करें, ठीक है, और वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में आ जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 23 कहता है कि हर एक बंदा, हर एक शहरी, उसके पास राइट है कि वो एक्वायर करे, वो प्रॉपर्टी ले, उसको होल्ड करे, उसकी पोजीशन ले और उसको खत्म करें। ठीक है, डिस्पोज करना मतलब कि उसको तबाह करें, तो वो उस अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। तो ये इसका बेसिक राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। ये कहता है कि जो हर एक बंदे की जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरी प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी और उनको उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उनसे उनकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये बेसिक राइट है एक सिटीजन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस आर्टिकल में आर्टिकल 25 में कहता है कि राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में कहता है, बेसिक फंडामेंटल राइट के बारे में कहता है कि वो स्टेट प्रोवाइड करेगी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एट द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स। ठीक है, 5 से लेकर 16 साल तक जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 ए कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ऑल सिटीजन,
ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन, औरतें, चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे, आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है, कानून की नज़र में सारे बराबर है, बेशक वो बच्चे हो, वुमेन हो, ठीक है, वो बराबर है और उनके लिए प्रॉपर इक्वल राइट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास जो अगला फंडामेंटल राइट आ जाता है, राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 यह कहता है कि हर एक बंदे को, हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को जो पाकिस्तान का शहरी है, उसको ये एक्सेस है, उसको ये आज़ादी है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, बाजार है, ठीक है, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट एनी सिटीजन के, अगर उन पे कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, उन पे कोई पाबंदी नहीं है, अगर उनका रिलीजन चेंज है, ठीक है, रेस चेंज है, कास्ट चेंज है, सेक्स चेंज है, ठीक है, उनको सारों को, सारे एक ही बराबर है, वो पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस में जा सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आ जाता है, राइट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। आर्टिकल 28 कहता है जो लास्ट फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो बेसिक इसमें कहता है कि जो नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो उर्दू है, ठीक है, बट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब जो पाकिस्तान में तो बेसिक जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, ठीक है, मगर दूसरे तबके जो स्क्रिप्ट है, जो सोसाइटीज है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, ठीक है, पंजाबी है, सराइकी है, ठीक है, हिंदको है, ठीक है। तो ये राइट प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ सिटीजन है, ठीक है, वो अपने जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वो राइट है, उस राइट को प्रिजर्व करें, ठीक है, वो प्रमोट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन उन पर्पजेस के लिए, ठीक है। ये हमारे पास आखिरी फंडामेंटल राइट था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, कि किन किन सूरतों में ये मतलब ये जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो सकते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। चलो, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सूरतों में एक किस्म ये फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हो जाते, मतलब सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है, सिविल वॉर हो या किसी बाहर बंदे के साथ, मतलब मुल्क के साथ वॉर हो, ठीक है, या जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्पेंड कर दिया जाए, तो इन सूरत में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, इसमें बाद सस्पेंड हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू हम आर्टिकल देखें कॉन्स्टिट्यूशन का 232, ठीक है, उसके मुताबिक ये है कि जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या इंटरनल इमरजेंसी हो, ठीक है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है वो ब्रीच हो जाए, ठीक है, इन सूरतों में ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, जो बाज फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी व्हेन द स्टेट इज इन डेंजर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बिकॉज फंडामेंटल राइट्स हैव नो रियल मीनिंग बट द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी की सूरत में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट है उसकी कोई रियल मीनिंग नहीं है, मगर राइट ऑफ लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है, वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं, ये दो जो राइट्स हैं जो एक बंदे के लिए ज़रूरत होती है कि ताकि वो मतलब रह सके, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है, इन दो राइट्स के बगैर एक बंदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। तो इससे इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। शब खैर एंड अल्लाह हाफ़िज़।